बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को आपका एग्जाम हुआ परिवर्तन रियल टेस्ट में, और उम्मीद करता हूं सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। हम लोग यहां पर सी सैट एनालिसिस देखने वाले हैं, यानी सी सैट में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के हम लोग यहां पर आंसर देखेंगे। जितने हो सकते हैं उतने समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे जिस सीक्वेंस में आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 गद्यांश पद्यांश वाला हिसाब था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था? तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना था और फर्स्ट वाले का आंसर आपको डी दिखाई देने वाला था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको डी दिखाई देने वाला था। अब आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा और फिर समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर डी क्यों है। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बी होने वाला है। वही मैंने कहा, पढ़ना पड़ेगा। और ये तो छोटा है, पेपर में एक्चुअली काफ़ी बड़े बड़े गद्यांश पद्यांश थे, अनसीन पैसेजेस थे, तो ये तो फिर भी छोटा था। मुझे लगता है ये सभी ने पढ़ लिया होगा और बड़े आराम से आपको इनके आंसर भी मिल गए होंगे। थर्ड वाले का आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड वाले का ऑप्शन सी। फोर्थ वाले का आएगा ऑप्शन बी और फिफ्थ वाले का ऑप्शन सी, नहीं हाँ ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके पहले 5 क्वेश्चंस के आंसर रहे। आगे बढ़ते हैं, अभी हिंदी ही चलेगा। इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहां पर भी मेरे ख्याल से ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। ठीक है ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना। सब लोग अपने अपने नंबर कैलकुलेट करते जाइएगा, देखते जाइएगा किसका क्या सही आंसर आ रहा है, किसने क्या क्या सही लगाया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारण समास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले वाले में ही नहीं है। ठीक है, पहले वाले में ही नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विलोम शब्द पूछा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विलोम मतलब समझते ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए उसने कहा है के लिए एक शब्द, इसका आंसर मेरे ख्याल से कौरव होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इमली के पात पर, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ओके, इसका अर्थ पूछा है, इसका अर्थ है असंभव बात। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? असंभव बात, कि भाई जब कोई नामुमकिन वाली बात करे तो उसे हम ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो वर्तनी शब्द है, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। 13 वाले के लिए ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित किस वाक्य में एकाकारमक क्रिया है? ओके, तो इस वाले का आंसर होगा सेक्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 14 बी, सब लोग टिक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का पूछा है पार्थ या पार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द आहार। चलिए पत्थर, पथ्य पथ्य पथ्य, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लीज नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर सही आंसर क्या होगा? ठीक है, विसर्ग संधि, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इसका आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, और 20 का आंसर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मैच द फॉलोइंग वाला हिसाब था, तो सही सही मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका बड़े सिंपल आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क से स, ख से द, ग से अ, घ से ब। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? मूल, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही आंसर मेरे ख्याल से कुलदीप कुलांगर, ठीक है, हाँ ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब यहां से इंग्लिश चालू होती है, और इंग्लिश के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा बहुत कठिन इंग्लिश तो नहीं थी इस बार भी, हिंदी फिर भी ठीक थी, इंग्लिश बिल्कुल कठिन नहीं थी, आराम से समझ में आ गई होगी। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, ठीक है। किसी के लिए यही पेपर बहुत टफ है, किसी के लिए यही पेपर बहुत ईजी हो सकता है। चलो, एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट स्किल्ड थिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी ब्लेस्फेमी, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, अपोजिट शब्द पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, और किसका, सेविज का। तो सेविज का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, कल्चर्ड, ठीक है, कल्चर्ड होगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 ही वाज रिमेंबरिंग द वेन्यू एंड टाइम, ठीक है। क्या करना क्या है, अच्छा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, द वेन्यू एंड टाइम वर बीइंग रिमेंबर्ड बाय हिम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, बेस्ट एक्सप्रेस द फ्रेज, ठीक है। अ ड्राई रन, अ ड्राई रन, अ ड्राई रन को क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी मेरे ख्याल से बेस्ट मीनिंग वाला ही निकालना है, मतलब सेम मीनिंग वाला। कम टू टर्म्स विथ समथिंग, कम टू टर्म्स विथ समथिंग का सही अर्थ क्या होगा, या सही तरीका क्या होगा इसको बताने का, टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर मिस स्पेल्ड, गलत, ओमिशन सही है, एम्बॉडीमेंट सही है, एम्ब्लिश या, अरे ये वाला गलत है ना, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 डी का गलत स्पेलिंग है, ठीक है। 32 सिनोनिम्स सेम मीनिंग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करना है, अंडरलाइन वाली जगह पर आपको सही शब्द लिखना है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, यू कंप्लीट फॉरगॉट, कंप्लीटली फॉरगॉटन, यू कंप्लीटली फॉरगॉट होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, क्या निकालना है, मिस स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओके। इसमें से कौन सा सही स्पेल लिखा है, हेजिटेट की स्पेलिंग गलत है, ओमनियस की तो है ही गलत, सुपरफ्लैश ये वाला है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है, इस वाले की सही है, बाकी सबकी गलत है, यही निकालना था। चलो अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस गिवन इन अ डायरेक्ट, ठीक है, विच एक्सप्रेस इनडायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पाकी सेड टू मी आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टुमारो, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा ये निकालना है। तो इसका इनडायरेक्ट मेरे ख्याल से पाकी टोल्ड मी, पाकी टोल्ड मी, सेड मी नहीं होगा, पाकी टोल्ड मी दैट शी वुड, शी विल, शी वुड, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 35 का, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब 36 से 38 के लिए एक बहुत लंबा पैराग्राफ था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में तो पैराग्राफ ठीक ठाक लंबा था, मैं इसी पैराग्राफ की बात कर रहा था, इसी अनसीन पैसेज की बात कर रहा था। काफ़ी लंबा चौड़ा ठीक ठाक लंबा पैराग्राफ था, पैसेज था। और चलिए उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ ही लिया होगा इसको, और अब सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। 36 तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उतना टाइम है नहीं। 36 का आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा आपने क्या क्या लगाया है। 37 का आंसर ऑप्शन बी होगा। 38 का आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड given sentence, the information of student was dash from one institute to another no academic session, अच्छा ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हिसाब है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या होगा, गिवन आउट, पास डाउन, पास्ड आउट होगा, ठीक है, गिवन अवे नहीं, पास्ड आउट, ओके, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग निकालना है इसका, ठीक है। थ्रिम्प का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो थ्रिम्प का अपोजिट मीनिंग मेरे ख्याल से सॉरो होगा, है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41,
ओके, अब ये है अपने काम की चीज। बेसिकली क्या बोल रहा है, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन है। बोल रहा है ऑल बुक्स आर पेंसिल और इरेजर्स आर पेंसिल। पेंसिल के अंदर ही बेसिकली बुक्स एंड इरेजर भी हैं। कुछ इस टाइप से बनेगा। सम पेंसिल्स आर बुक्स, बात सही है। नो पेंसिल गलत हो जाएगा ये तो। सम पेंसिल्स आर इरेजर, सम पेंसिल्स आर इरेजर, तो मेरे ख्याल से तो सही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का सही आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 मार्च 2024 फ्राइडे था तो 5 जुलाई 2024। अब आपको दिन गिनने पड़ेंगे और दिन गिन के ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। दिन गिनोगे तो कितना आएगा? तो दिन गिनोगे तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर कुछ 14 दिन आएंगे, मतलब 14 ऑड डेज आएंगे। हाँ 0। ठीक है, क्या था? फ्राइडे था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी फ्राइडे होगा, ऑप्शन ए। ऑड डेज गिन लेना भैया, ठीक है। 2024 मार्च लीप ईयर है, तो ध्यान रखना आपको 29 दिन का फरवरी गिनना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, फरवरी ना, फरवरी तो आया ही नहीं, मार्च से चालू हुआ है। हाँ टेंशन नहीं है, मार्च गिनो, अप्रैल गिनो, मई गिनो, जून गिनो, जुलाई गिनो, और जुलाई की केवल 5 दिन ही गिनना, ठीक है। चलो 42 का आंसर हो गया। 43 पर आते हैं। 43 क्या लिखा हुआ है भैया? कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग कैसी चल रही है? तो देखो मैं सीधा लॉजिक बता दे रहा हूँ। यहाँ से ये +1 हुआ है, फिर ये +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है। हाँ +1 +2 +1 +2 +1 +2, इस तरीके से चल रहा है। कोड किसका निकालना है? आर वाले का। तो आर का +1 एस हो जाएगा, टी तो गया, टी वाले तो गए, और ई का +2, एक सेकेंड, हाँ ई का +2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 43 का डी आंसर सही होना चाहिए, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ऑड वन आउट ही करना है क्या? डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। हाँ ऑड वन आउट करना है क्वेश्चन नंबर 44 में भी। तो अब आप देख लीजिए इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। सही, सॉरी, सही आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सबके साथ सिचुएशन क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है ये अपोजिट है, और सेकेंड और थर्ड वाला ये दोनों भी अपोजिट है। तो ये दोनों भी अपोजिट है और ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट, जबकि ये दोनों अपोजिट दोनों पेयर पे नहीं है। अपोजिट का मतलब समझते हो? अपोजिट का मतलब अगर कोई सामने से थर्ड है तो वो पीछे से थर्ड है, जैसे सी के साथ हुआ। ये सामने से थर्ड है, पीछे से थर्ड, ये आ जाएगा। ये सामने से 7th है, पीछे से 7th, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है। क्या क्या करना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3-3 या 4-4 गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4-4 के पेयर में तोड़ लेना, ठीक है। 4-4 के पेयर में तोड़ लेना और आपको कुछ ना कुछ लॉजिक देखने मिल ही जाएगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा तोड़कर देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? अच्छा, यहां पर आपके सामने जो नंबर्स हैं उनका एक कोड दिया हुआ है, जैसे आई का एक 5 दिया हुआ है, सी का एक 4 दिया हुआ है, यू 7। तो यहां से आपको इन अल्फाबेट्स के कोड के हिसाब से वो नाम या जो भी वर्ड बनेगा वो लिखना, और उसके बाद उसमें से जो मीनिंगफुल वर्ड होगा, मीनिंगफुल वर्ड मतलब का कोई रैंडम वर्ड नहीं कि उठा के कुछ भी, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, वो आपको यहां पर ढूंढना है और फिर उसका आंसर आपको यहां पर बताना है। सही आंसर क्या होगा? इस वाले का सही आंसर मेरे ख्याल से 46 वाले का बी होगा। इसमें शब्द बनेगा, जहां तक मुझे याद है, टेक्निक, ठीक है। टेक्निक करके शब्द बनेगा। अभी आंसर देख लो बस। चलो अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का सवाल है। क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है कविता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है अब, नाउ, ठीक है। ईस्ट की तरफ। अच्छा ठीक है, इसको आराम से डायग्राम वायग्राम बना लेना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट, ठीक है। इसका सही आंसर वेस्ट होगा। डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ से पहले वेस्ट की तरफ निकलेगी 30, फिर राइट मुड़ेगी 10, फिर राइट मुड़ेगी 40, ठीक है, फिर राइट मुड़ेगी 10, और फिर लेफ्ट मुड़ जाएगी 15। तो ऐसे करके लास्ट डायरेक्शन क्या कहलाएगा? तो इसका लास्ट डायरेक्शन वेस्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, NPPR RT देख लेना उस हिसाब से। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल,
ये आपके सामने कुछ कुछ शब्द दिया हुआ है। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द पहले आएगा वो आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी जो इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आएगा वो पहले लिखना, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखना। तो चेक पॉइंट सबसे पहले आएगा, तो 2 वाला, तो 1 तो चलेगा भैया, ठीक है। उसके बाद देख लेना 4 और बाकी सब। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 50। इसका लॉजिक थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन संभल कर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 2 1 13 11, ठीक है, मतलब ऐसा 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है और ये 2 का पेयर है, ठीक है। 13 13 का क्या रिलेशन 221 के साथ निकलेगा, 16 का क्या रिलेशन 32 के साथ निकलेगा। अब कोई कहेगा कि सर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम तो हो जाएगा, पर 20 से ही क्यों, 20 से ही क्यों? ये तो मुझे भी दिख रहा है कि इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा, पर 20 से ही क्यों? ना वो उसका 1.5 गुना है ना वो उसका 2 गुना है। +4 13 + 4 कितना होता है? 13 + 4 17 होता है। तो क्या अगर मैं इसमें 17 का मल्टीप्लाई करता हूँ 221 आता है? बिल्कुल आता है। इसमें भी +4 कर देना, 15 आएगा। 15 × 11, 15 × 11 कितना होता है? 165। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या करना है, जो भी नंबर बाद में लिखा है उसमें +4 करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना उसी नंबर में, ठीक है। ठीक है, डंकी का कोड दिया है, कंप्लाई का कोड निकालना है। कोड डिकोड क्या करना होता है वो देख लो। देखो सीधा सा हिसाब बता दे रहा हूं, 2 के पेयर में क्रॉस में DONKEY डंकी, और कोड दिया है QFMPAG। ऐसा 2 का क्रॉस है और सब में +2 है, ठीक है। तो इसमें भी वही कर लेना, क्रॉस करना 2 का, ऐसा इन दो ऐसा आगे पीछे कर लेना और +2 कर लेना, ठीक है। तो OPQ वाला सही आंसर होगा, ये बात समझ में आ गई है। सी के बाद DE, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, बात खत्म। 51 का ए आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, अच्छा ओके ठीक है, यूनिट पूछ रहा है बेसिकली। कैंडेला होगी इसकी यूनिट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कितने ट्राइंगल्स हैं गिनना है। इससे ज्यादा आसान सवाल मैंने अभी तक नहीं देखा। 9 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, 53 था ना लास्ट वन, हाँ 54 में क्या पूछ रहा है। द वर्ड ऑल द लेटर्स आर रनिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन अपोजिट, देन द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। इनको उठाकर जमाना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर बताना है कि कितनों की पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी। तो केवल एक की पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी और वो भी ए 2 बार आएगा, इसलिए सेकंड वाला ए जो है वो कॉमन बैठेगा। ऐसा ए, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड, 3 बार ए है यार, मैं वही सोच रहा था, हाँ 3 बार ए है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, बहुत कठिन नहीं लगा होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर अगेन कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग। और लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो ये तो चलो +4 समझ में आता है, ये +6 फिर +4 फिर +6, ओके अल्टरनेट +4 +6 चल रहा है, ठीक है। +4 +6 +4 +6 चल रहा है। 55 का आंसर +4 +6 +4 +6 के हिसाब से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 56, नताशा स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट वन एंड 15 फ्रॉम द अनदर एंड, ठीक है। 25-24 बच्चे हैं क्लास में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 57, ओके, यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा ये आपको पता करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का हिसाब। क्वेश्चन नंबर 57 में करना क्या होगा अब ये देख लेते हैं थोड़ा।
देखो लॉजिक तो कुछ इस प्रकार का है कि इसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया और इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा और दोनों का योग 8 आएगा। इसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया और इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9 और 3 12 आएगा। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 12, 12 माइनस कर लेना, बचेगा कितना 8, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? बहुत बढ़िया, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नहीं 9 9 9, ठीक है, 10 तो ज्यादा हो जाएगा जबरदस्ती का, तो 9 सही आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गिन लेना भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आपको क्या करना है, कैन नॉट बी यूज। अच्छा, कौन सा नहीं बन सकता है ये पता करना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं बन सकता है, मेरे ख्याल से NOTIC, ई तो नहीं है ना इसके पास, ई इसके पास है ही नहीं, तो नोटिस कहां से बनेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत बढ़िया, ये रहा आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, पूरा डायग्राम आराम से बना लेना। सही आंसर होगा डॉटर्स डॉटर। ठीक है, डॉटर्स डॉटर यानी बेटी की बेटी। अगला क्वेश्चन नंबर 61, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन रैशनल है या नहीं है वो आपको बताना है। इट इज क्वाइट इजी टू ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू। ठीक है, देयर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो गलत है। दिल्ली एंड जम्मू आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। एक सेकेंड, वो ट्रेन का कह रहा है, ये एयर का कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो ये भी ऑब्वियसली गलत है, यानी नीदर 1 नॉर 2 इज रैशनल। अगला 5 8 65 8 12 100, तो 4 6 क्या होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 62, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इंटू 5 जैसा फील नहीं आ रहा, दोनों को जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13 पंजे 65, दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 पंजे 100, दोनों को जोड़ोगे 10, 10 पंजे 50। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लो भाई, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 1 6 आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये 5 ये 1, तो ये 5 और ये 1, इन दोनों के बचा क्या, 3 और 6, तो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 3 के अपोजिट में 6 आएगा, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 64, लॉजिक ढूंढते चले, आंसर बताते चले। लॉजिक क्या है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपोजिट है, ये मुझे दिख रहा है, जैसे KP अपोजिट है, NM अपोजिट है, QJ अपोजिट है, WD अपोजिट है, ये अपोजिट है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस हिसाब से क्या बस इतना काफी होगा? नहीं 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 नहीं, अपोजिट वाले से बस काफी नहीं होगा। इनका नंबर देखूंगा, K होता है 11, ठीक है, K11, N13, Q, कुछ लॉजिक क्यों नहीं जम रहा है। अच्छा, ऐसा देख सकते हैं ना, +3 अगला भी +3 और फिर +3, हाँ ठीक है, 13 13 13 13 13 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर U और अच्छा T और G अपोजिट है या U और G अपोजिट है, तो सीधी बात है U और G अपोजिट है। T और G अपोजिट नहीं, नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। T और G अपोजिट है, U और G अपोजिट नहीं है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक सवाल था, बढ़िया था। चलो, वो पूछ रहा है किन दो साइन को इंटरचेंज कर दूं तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर? ठीक है, पहले वाले में बोला प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो, नहीं बन पाएगा। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज कर दूं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आप प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या क्वेश्चन है देख लो जरा, और सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 67 का सही आंसर सॉरी 67 सब तो हैं, सारे ही तो हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक तो जब ये ऑल ऑफ दी अबव दिया रहे ना, तो एक बार सबको सरी निगाहों से देख लिया करो, क्योंकि मैक्सिमम मैंने टाइम देखा है जब भी ऑल ऑफ द अबव होता है तो कहीं ना कहीं आंसर ऑल ऑफ द अबव वाला ही होता है। और दूसरी बात, अगर दो आ गए, या दो के बारे में आपको पता है, तीसरे के बारे में नहीं पता, पर ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो ऑब्वियसली दो हैं तो तीसरा भी हो ही जाएगा। तो ठीक है, आप इसको इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है, या ट्रेल नहीं है, या उसका हिस्सा नहीं है? हाँ, हिस्सा ही बोल सकते हो। तो पर्सनल इमोशंस है ना, कम्युनिकेशन में पर्सनल इमोशंस नहीं लाने का दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है? स्मॉल स्टार्टअप इम्प्लीमेंट एन ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, वेर एम्प्लॉय आर एनकरेज टू प्रोवाइड फीडबैक, वॉइस कंसर्न, ठीक है, and share ideas directly with the management team. This statement is an example of which of the communication? Okay, ये कौन सा communication है, ये वो पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो लेटरल नहीं है, डाउनवर्ड तो बिल्कुल नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, ऑप्टिमम कम्युनिकेशन है। ठीक है, बाकी तीन नहीं है ये मुझे पता था, चौथे का मुझे पता नहीं था वो है कि नहीं है। अब वही होगा, ऑब्वियसली आंसर वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक द प्रॉब्लम सॉल्वर आइडेंटिफाइज द एंड गोल एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर सब। अच्छा, इसमें से किस में होता है? मीन्स एंड एनालिसिस में होता है ये बात। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स to the ability of consistently consider different viewpoints, interpretation or angle that analyze the situation or problem। क्या कहेंगे इसको? मुझे लगता है इसे एक्टिव परसेसिव पर्सपेक्टिव ही कहना चाहिए। मेंटल फ्लेक्सिनेस नहीं होगा, प्रॉब्लम स्पेस नहीं, रिस्पॉन्स फ्लेक्सिनेस नहीं, एक्टिव परसेप्टिव ही होने, पर्सपेक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ पर्सन्स वॉइस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कॉल्ड, पिच कहलाती है और क्या कहलाती है? ठीक है, आवाज का ऊपर नीचे होना पिच कहलाएगी। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ फीडबैक प्रोसेस इन कम्युनिकेशन। ओके, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। फीडबैक है तो वन वे कम्युनिकेशन में कौन सा फीडबैक? वन वे तो वन वे होता है, सीधी सी बात है, कोई फीडबैक तो आने से रहा। अगला 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन कम्युनिकेशन अकर व्हेन इंडिविजुअल हैव डिफरेंट प्रेफर्ड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग विथ अदर। क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन सी प्रॉब्लम होगी, क्या होगा उस प्रॉब्लम का नाम? उस प्रॉब्लम का नाम होगा कंटेक्स्ट नहीं, रोल नहीं, गोल नहीं, कम्युनिकेशन स्टाइल कन्फ्लिक्ट ही होगा। कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है तो कम्युनिकेशन वाला ही प्रॉब्लम होगा ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 75 का सही आंसर क्या होगा? हाँ, कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंसेस। ठीक है, अगला सवाल 76, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग अ मैसेज कॉल्ड? डिकोडिंग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला, what type of communication is press release? प्रेस रिलीज किस तरह का कम्युनिकेशन है? पब्लिक कम्युनिकेशन है। 78, when your text says that interpersonal communication can be thought of as a conversation means that, तो लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको एक एक स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। It is important to understand the joint action personal perform when they are together। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन पहले ही वाला पढ़ के ही सही लग रहा है। ठीक है, तो 78 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
टेंशन मत लो, आंसर सही है अपना। 79, इफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशन अ मॉप रिफर्स टू, तो मॉप रिफर्स टू हम लोग क्या बोलेंगे, और मेमोरीज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ रिलेशनशिप। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इन कंपैरिजन टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन रोल आर मोर फॉर्मल, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन रोल्स आर मोर फॉर्मल होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, डायगोनल कम्युनिकेशन इज नोन एज, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो कहला नहीं सकता, और सारे इकट्ठे वो एक साथ कहलाएगा नहीं। अगला, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच आइडियाज का कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। क्या बात है। 83, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये कम्युनिकेशन चल रहा है, इंग्लिश का वो चल रहा है। इतने इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, मतलब ठीक थे पीछे वाले क्वेश्चन, पर ये भी ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, सेंडर, मैसेज, चैनल, फीडबैक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सेंडर के बाद मैसेज आएगा, वो मैसेज लिखेगा, फिर वो चैनल पे जाएगा, फिर वो फीडबैक पे जाएगा। अगला क्वेश्चन 85, व्हाट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं इसे। मैं बोला ना, ये शब्द मुझे कम्युनिकेशन के कम और इंग्लिश का वोकैब वाला हिस्सा ज़्यादा लग रहा है। चलो, प्रीतम वर्धिंग एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर क्रॉसेज अ फील्ड डायगोनली, ठीक है, इन 3 मिनट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। 4 किलोमीटर की स्पीड से 3 मिनट दौड़ता है, तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 4, रुक जाओ पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 4 इंटू 18/5 इंटू 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, 180 सेकंड। ये डायगोनल है, ये उसकी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। जो भी डायगोनल की लेंथ है, इस डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ऐसा करके ये सॉल्व हो जाएगा, और मुझे लगता है ये ठीक ठाक लंबा जाएगा, है ना। ये ठीक ठाक लंबा तो जाएगा। तो सब कुछ सॉल्व वॉल्व करने के बाद उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर भी ऑप्शन बी आए, ठीक है, ऑप्शन बी आया होगा आप लोगों का आंसर भी, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया, अगर आपको डायगोनल पता हो, अगर आपको डायगोनल पता हो ऐसा, ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो ये ए है, ये ए है, तो ये डायगोनल जो है ये अपने आप √2a हो जाती है। तो एक तो एरिया आप ए स्क्वायर कह सकते हो, ये एरिया का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 भी कह सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 ये भी एरिया ही कहलाएगा। तो जब आप डायगोनल की लेंथ निकाल लो मीटर्स में, तो इसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया कितना आएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, टाइम एंड वर्क, पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, क्यू 20 दिन में, आर की मदद से 6 दिन में, आर कितने दिन में करेगा, इतना फालतू सवाल क्यों। अगर ये किसी से गलत हुआ है तो मतलब भैया दिक्कत है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पी क्यू और आर सब मिलकर 6 दिन में। एलसीएम ले लेना, कितना लोगे, 60 लेना हो 60 ले लेना। इनकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इनकी 3 आ जाएगी, इनकी 10 आ जाएगी, 4 3 7 यानी 3 20 दिन। 3 क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा 20 का आधा 10 दिन, आधा काम कितने दिन में करेगा पूछ रहा है ना, आधा काम 10 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, मिक्सचर है 63 लीटर का, जिसमें मैंगो और जूस का रेशो 5:4 है, कितना लीटर पानी मिलाने पर यह रेशो 3:5 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, पुराना रेशो था 5:4 का, टोटल 9 पार्ट्स थे और टोटल 63 लीटर था। एक की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 5 35 और 7 4 28। अब वो पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिला दूं कि रेशियो बन जाए 3:5, है ना।
3:5। तो अगर 3 की वैल्यू 35 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 35/3। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 35 × 5/3 ऐसा। और फिर इस वैल्यू में से 28 माइनस कर देना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना और ऐड करना है। ठीक, ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 30.33 या 30 कंप्लीट 1/3। 30.33 यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 35 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैमिली increased by 1.6 kg when one worker of 63 kg is replaced by another worker। ठीक है, 63 वाला गया और 35 इंटू 1.6 जोड़ देना। तो पहले तो 63 लिखना प्लस 35 इंटू 1.6 kg, ऐसा करके निकाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर 119 किलो के आसपास आना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इतना रुपये डिवाइड किया गया अमिता, बिट्टू और चिराग के बीच में कुछ इस प्रकार से कि इफ देयर शेयर रिड्यूस बाय दिस दिस दिस, उनके शेयर बन जाएंगे इतने। तो ये उनके टोटल शेयर्स में से आप इसको माइनस कर लेना और फिर जो बचे उसको इस रेशियो में निकाल लेना। ठीक है, कुल मिलाकर पूछ रहा है ओरिजिनल शेयर ऑफ चिराग, चिराग का ओरिजिनल शेयर कितना होगा। एक काम करते हैं, पहले अपन इसको निकाल कर माइनस कर लेते हैं। तो जैसे 216, ठीक है, 339 और 300 रुपये, ये 5 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 3 और 2 5, फिर एक कैरी हो जाएगा 9, 955। तो टोटल इसमें से 955 रुपीज़ माइनस कर लेना। तो 5355 माइनस 955, तो ये तो 2 0 आ जाएगा, इसमें से 9 जाएगा तो ये बचेगा 44। तो टोटल 44 रुपीज़ है। और वो इन तीनों में कैसे बटेगा, वो इन तीनों में बटेगा 3:7:5 के रेशियो में। ठीक है, तो अगर टोटल 15 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद 15 5 की वैल्यू निकाल लेना। पर 5 की वैल्यू में फिर आखिरी में जो 300 रुपये है वो भी जोड़ देना, क्योंकि वो आपने चिराग से ले लिए थे। ऐसा करके आपका कुल मिलाकर घूम फिर कर जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 210 रुपये। सॉरी 210 बोल रहा हूँ क्या, 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात। एक सेकेंड 233, अरे ये तो 8 ही रहेगा ना यार। हाँ ठीक है, छोटी सी मिस्टेक, ये इसको 8 कर लेना, 855 ये बचेगा इतना। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 15 से। अच्छा हाँ, 15 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15, तो 1500 ये आ जाएगी, और 300 आपने उससे वापस लिए थे तो 300 और दे देना, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 91, क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 294/x इक्वल्स टू x/150। इसको सॉल्व करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट लगा के निपटा देना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 210। बेसिकली 210 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, जब इसको इधर लेकर जाओगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x² इक्वल्स टू 4410 करके ऐसा आ जाएगा, और 44900 करके आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वेंडर सेल अ शर्ट एट दिस एंड सफर 11% का लॉस, उसको 26% का प्रॉफिट बनाना है, तो शर्ट को कितने परसेंट पर बेचना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब बताता हूं, अगर कोई 11% के लॉस पर बेच रहा है यानी वो 89% पर बेच रहा है, और अगर वो 26% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है यानी वो 126 की वैल्यू पर बेचना चाहता है। 98% की वैल्यू है, 89% की वैल्यू है 3115, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। काट पीट कर सॉल्व करके हटा देना, आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका। और वो आएगा कितना, वो आना चाहिए आपका आंसर ऑप्शन सी 4410। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी है, साइकिल चला रहा है बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। ठीक है, कंप्लीट 1 राउंड इन 10 मिनट्स
ओके 18 इंटू 10/6 3 किलोमीटर का टोटल वो है, ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इसके बाद कुल मिलाकर जो एरिया आएगा आपके पास वो आना चाहिए आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर वो 10 मिनट में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो देखो 18 की स्पीड से अगर आप 10 मिनट में यानी 10/60 इतने घंटों में कवर करते हो, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि आपकी स्पीड या आपने टोटल जो डिस्टेंस चला है ये 3 किलोमीटर का चला है। 3 किलोमीटर बोले तो 3000 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 3000 मीटर का है। अब इस 3000 मीटर में मान लो ये 2:1 का रेशियो है, तो जो टोटल लेंथ होगी वो 2 2 4 4 और 2 6 की होगी। तो अगर 6 की वैल्यू 3000 मीटर है, ठीक है, तो एक की वैल्यू 500 मीटर, और अगर एक की वैल्यू 500 मीटर तो ये वाली 500 हो जाएगी और ये वाली 1000 मीटर हो जाएगी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 लाख मीटर स्क्वायर यानी एरिया इतना होगा। 94 अगला सवाल, रेडियस फ्रस्टम का बताया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन, एक सेकेंड, क्या रेडियाई ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज दिस, ठीक है। हाइट्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। एक मिनट, क्या कहना चाह रहा है? रेडियाई टू द एंड ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 14 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, दो फ्रस्टम मतलब एक ही फ्रस्टम है। इस फ्रस्टम की जो हाइट है ये है 14 मीटर की, 14 मीटर की इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा इस फ्रस्टम का। फ्रस्टम का वॉल्यूम लिखिए, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये इस फ्रस्टम का फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, हाइट हो गई है 14, आर स्क्वायर यानी रेडियस ही दिए ना, हाँ ठीक तो है, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 पंजे 30, ऐसा करके इसको सॉल्व करेंगे। सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? 11 तो कहीं कटने से रहा, इसमें से कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 से डिवाइड होने वाला नंबर ये होता है 5, 5 और 6 11, 9 और 6 15, ये तो नहीं हो रहा 11 से डिवाइड। ये होता है 4, 4 और 6 10, ये होता है 7, 7 और 6। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है ये, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? वर्किंग 6 आवर अ डे, अमिता कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है ओके, 60 घंटे में वो कर देती है। वर्किंग 12 आवर्स अ डे, नमिता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज, ओके। वर्किंग 5 आवर्स अ डे कैन जॉइंटली कंप्लीट द सेम वर्क इन मैनी डेज। देखो इसने किया है 60 घंटों में पूरा काम और इसने किया है 12 पंजे 60 घंटों में पूरा काम, तो दोनों मिलकर करेंगी तो 30 घंटे में करेंगी। 5 से भाग दे देना, 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल 96, हाउ लॉन्ग विल अ sum of money invest at 14% per annum simple interest becomes value of 35%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट 35% चाहिए है 14% के हिसाब से, कितना समय लगेगा? तो बहुत सिंपल है, 2.5 साल लगने वाला है ना। अगर 1 साल का 14% मिलता है तो 2 साल का 28% और 3 साल का हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो 2.5 साल में आपको ये इतना मिल जाएगा। ऑप्शन सी, नहीं हाँ ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, 97 सही आंसर क्या होगा?
एक्स वाई जेड अपना अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं सच दैट 5 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए 5 times share of x is equals to 7 times share of y equals to 9 times share of z। तो इनका प्रॉफिट, अरे ये वो गोल्डन रेशियो नहीं है, इनका एलसीएम लेके डिवाइड कर देना, नीचे आ जाएगा ये 5 से काट लेना, 7 और 9 इधर ले आना, ये आ जाएगा 63, 9 5 ज़ा 45, 7 हटा देना 45 आ जाएगा, 9 हटा देना 7 पंजे 35 इधर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 98। अब ये पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसको आराम से समझ लेना। मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। पहले वाले का आंसर आएगा ऑप्शन बी 31:27। ठीक है, अगले वाले का आंसर आ जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी 21.4%, और लास्ट वाले का आंसर आपके लिए आ जाएगा ऑप्शन सी 66.25%। तो ये था आपका पूरा का पूरा 28 तारीख का जो भी आपका रियल टेस्ट हुआ, उसका एनालिसिस, उसके आंसर्स। आप लोग के जो भी आंसर्स आए हो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या सही आंसर आया और उस हिसाब से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। आने वाले सेशंस में हम लोग और मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी बेहतरीन तरीके से अपना टेस्ट देते रहिए और जितना ज़्यादा बेटर स्कोर करने की कोशिश हो सके उतना ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।